नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, एक बड़े रिजल्ट के लिए काफ़ी मैसेज प्राप्त हुए हैं, वो है पटवार रिजल्ट। पटवार का जो परीक्षा परिणाम है वो कब तक जारी हो सकता है, और इसके अंदर अभी बोर्ड की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है जिसके अंदर ये कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन होता है तो वो किस तरह से होता है और कट ऑफ क्या रह सकती है, ये तीनों ही बहुत बड़े प्रश्न हैं और आज इन तीनों के लिए मैं अपना जो अनुमान है वो आपके सामने साझा करूंगा। तो देखिए, जो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि पटवार का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो रिजल्ट आपका है तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं इन्होंने भी यही कहा है कि जो 5-7 दिन पहले आप देखेंगे तो इन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिसंबर के लास्ट तक हम सभी भर्तियों का जो पेंडिंग है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, उन सभी भर्तियों का परिणाम हम जारी कर देंगे। ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जैन भर्ती और अभी 2 दिन पहले एनटीटी का परिणाम भी जारी हुआ है। एनटीटी जो टीचर वाली है, यानी कि प्राइमरी टीचर वाली, तो प्री प्राइमरी वाली, उसका भी जारी कर चुकी है। और अभी एक ही परिणाम इनके पास बाकी रहा है, वो है पटवार का। वो है पटवार का रिजल्ट। और पटवार का रिजल्ट मेरे हिसाब से दोस्तों आपका आ जाएगा 25 से 31 दिसंबर के बीच में। दिसंबर में आ जाएगा और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। दूसरा प्रश्न ये है आपका दोस्तों, ये मैंने नहीं कहा है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी हैं उनका ही बयान है दोस्तों, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। और जो उन्होंने बयान बताया है, क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी परिणाम आ चुका है और एनटीटी का भी परिणाम उसी आधार पर डिक्लेयर किया गया है। तो बहुत शीघ्रता से कार्य किया जा रहा है, क्योंकि नए वर्ष से ये नई झंझट रखना चाहते हैं कि पुराने रिजल्ट जारी करें, क्योंकि 2021 का जो पेपर हुआ है उसका रिजल्ट 2021 में ही देने की कोशिश करेंगे। हाँ, ग्राम सेवक का पेपर है, उसका रिजल्ट जो आपका प्री का हो रहा है अभी 27 और 28 को, उसका रिजल्ट आपके जनवरी में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका फरवरी में मार्च में मेंस एग्जाम तय है। कब आएगा रिजल्ट, इस बात की चर्चा आपने कर ली है। क्या रहेगी कट ऑफ क्या रह सकती है, इससे पहले आपको जानना जरूर है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। नॉर्मलाइजेशन दोस्तों ऐसे नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन पेपर हार्ड और पेपर सरल की दृष्टि से किया जाएगा, ऐसे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। पेपर को देखकर नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगी। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने पहले भी कहा है पेपरों का लेवल सभी का एक समान रखा गया है। तो फिर नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन देखिए, पहले कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं जो हरिप्रसाद जी, उन्होंने ये कहा था कि यदि किसी एक शिफ्ट के बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा औसतन ज़्यादा बन रहे हैं और किसी एक शिफ्ट के नंबर बहुत ज़्यादा कम बन रहे हैं, तभी हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, अन्यथा नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। ये बात आपको पता है, जब एग्ज़ाम हुआ था पटवारी का तब अध्यक्ष ने कही थी। तो अब इन्होंने मेरे हिसाब से नंबर देखे हैं, तो नंबरों के आधार पर अब पटवारी में औसतन नंबर एक शिफ्ट के ज़्यादा बन रहे हैं दोस्तों। एक शिफ्ट के नंबर ज़्यादा बन रहे हैं, तो उन नंबरों के औसत के आधार पर जो सबसे ज़्यादा नंबर बन रहे हैं उनके औसत के आधार पर, और जो सबसे कम नंबर बन रहे हैं उनके औसत के आधार पर नंबरों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। एक्यूरेसी का पूछ रहे हैं कि क्या एक्यूरेसी का प्रभाव पड़ेगा क्या, तो एक्यूरेसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि एग्ज़ाम से पहले यदि यहाँ नॉर्मलाइजेशन की बात होती है हमेशा, तो एक्यूरेसी का प्रभाव पड़ता है। और एग्ज़ाम के बाद में यदि नॉर्मलाइजेशन की बात कही जाती है तो हमेशा औसतन नंबर के आधार पर ही होता है। ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला भी है मेरे साथ, वो मैं आपसे साझा करूँगा दोस्तों। ठीक है ना। देखिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आपके पटवार में चलने वाला है। आप इसको देख सकते हैं, वीडियो को आराम से पॉज करके, वीडियो क्वालिटी को बढ़ा करके, थोड़ा सा इसको जूम और कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ये देखिए दोस्तों, ये आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चलेगा। ये आपका देख लो, आप जो मैंने बताया था, एवरेज स्कोर निकालेंगे बेस स्कोर के आधार पर। ठीक है ना। बेस स्कोर के आधार पर एवरेज स्कोर करेंगे। एवरेज यहाँ पर शिफ्ट के हाईएस्ट एवरेज स्कोर, हाईएस्ट लोवेस्ट स्कोर के आधार पर आपका फॉर्मूला चलेगा, और ये आपका स्कोर बनेगा किस तरह से। ठीक है ना। ये देख लो। तो इसके अंदर एक्यूरेसी का आप कहीं भी मेरे को बता दो कि एक्यूरेसी कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है कि हाईएस्ट एवरेज स्कोर जो भी आपका नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर जा रहा है उसके आधार पर। ठीक है ना।
ये आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगेगा। आप इसको समझ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, नहीं तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको सीधा ये बता रहा हूँ। तो ये था आपका नॉर्मलाइजेशन का मेथड। अब बात आती है कि कट ऑफ क्या रह सकती है दोस्तों। तो कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा खींचातान है, उठापटक है कि पहले तो कट ऑफ कुछ और बताई जाएगी, क्योंकि और नॉर्मलाइजेशन के बाद में कुछ लोगों के नंबर ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे, तो कट ऑफ क्या रह सकती है। तो कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। कट ऑफ को मैं आपको सीधे सीधे चरणों में स्पष्ट कर देता हूँ, किसकी कितनी कट ऑफ रह सकती है। ये केवल मेरा अनुमान है दोस्तों। मेरे अनुमान के आधार पर मैंने अभी तक जितनी भी कट ऑफ बताई है लगभग सारी सही गई है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में थोड़ा सा ऊपर नीचे कट ऑफ हुई थी मेरे अनुमान के द्वारा, लेकिन जितनी भी कट ऑफ बताई है वो सारी कट ऑफ एकदम सही बैठी है। तो देखिए दोस्तों, एक तो आपका जो चौथी शिफ्ट का पेपर था, ठीक है ना। कठिन की बात करें तो चौथी शिफ्ट का पेपर सबसे अधिक कठिन मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जो हिस्ट्री के पर्सन थे, जो इंडियन हिस्ट्री के पर्सन थे दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री के पर्सन भी चौथी शिफ्ट के अंदर बहुत अच्छी तरह से पूछे गए थे। युग्म दे रखे थे, कौन सा सत्य है, कौन सा केवल एक सत्य है, केवल तो एक और दो सत्य है, इस तरह से, ठीक है ना। और चौथी शिफ्ट के पेपर के अंदर आपका इनपुट आउटपुट वाला पर्सन भी बहुत कठिन था। चौथी शिफ्ट के अंदर मैं आपको वापस बता रहा हूँ, इनपुट और आउटपुट का सिस्टम भी बहुत ही कठिन था। बाकी सबसे सरल पेपर की बात करें दोस्तों, सबसे सरल पेपर कौन सा है, तो फर्स्ट शिफ्ट का सबसे सरल पेपर चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा स्कोर फर्स्ट शिफ्ट का बन रहा है, सबसे कम स्कोर चौथी शिफ्ट का बन रहा है। सबसे ज़्यादा स्कोर उसी का बनेगा जिसको पैटर्न समझ में आया। तो तीसरी और चौथी शिफ्ट के लोगों का परसेंटेज ज़्यादा बन रहा है, लेकिन सबसे जो कहें कि एक स्टैंडर्ड का पेपर मान सकते हो आप चौथी शिफ्ट का, ठीक है दोस्तों। और एक और दोस्तों, जितनी भी हिस्ट्री करवाई थी आपको यूट्यूब पर और ग्रुप के अंदर जितनी हिस्ट्री करवाई थी, वो सारी की सारी हिस्ट्री आपको पेपर में आई है, वो सारी की सारी हमारे यूट्यूब वीडियो से और ग्रुप के द्वारा ही आई है। तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको यदि हिस्ट्री में दिक्कत आ रही है तो तुरंत चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, एसटी की, एससी की, एमबीसी की, ओबीसी की, यूआर की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो सबसे पहले देखिए, जनरल की बात करें दोस्तों, तो जनरल के अंदर मेरे अनुमान के तहत आपकी कट ऑफ 212 से 215 के बीच में रुकेगी। 215 से ऊपर नहीं जाने वाली है, ये मेरा अपना अनुमान है दोस्तों, ठीक है ना। अब ऊपर चली जाए तो कल को आप कह दो कि आपने कम बताई थी, और कम रह जाए तो आप कह दो कि ज़्यादा बताई थी। ये केवल मेरा अनुमान है कि 212 से लेकर 215 तक आपकी कट ऑफ रहेगी। 215 से किसी भी हाल में ऊपर बढ़ने वाली नहीं है जनरल के अंदर। अब बात करें ओबीसी की। ओबीसी के अंदर देखिए दोस्तों, ओबीसी के अंदर आपका स्कोर यदि 208 से प्लस बन रहा है, 208 से 210, तो आप सेफ जोन में हैं। 210 से ऊपर ओबीसी की कट ऑफ नहीं जाएगी। मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ दोस्तों, डीवी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ। एमबीसी की कट ऑफ देखिए दोस्तों, एमबीसी की कट ऑफ रहने वाली है 175 से 180 के बीच दोस्तों। 175 से 180 के बीच जिसका स्कोर है उसको फाइनल सिलेक्शन मिल सकता है एमबीसी के अंदर। एससी कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो 182 से 185 के बीच एमबीसी की कट ऑफ जा सकती है दोस्तों। एससी की कट ऑफ 185 लास्ट तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और एसटी की कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों यही 170 से 175 तक एसटी की कट ऑफ रह सकती है। तो ये थी दोस्तों जो प्रमुख रूप से कट ऑफ आप जानना चाहते थे। आपके आधार पर आपके कितने अंक आ रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।